साथियों नमस्कार, मैं सलीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था उन ऑब्जेक्ट के लिए जो 2D में रखे हुए हों। आज हम बात करेंगे कि जो यदि ऑब्जेक्ट 3D में रखे हुए हों तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट M1 और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट M2 3D में रखे हुए हैं। 3D का मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट दिया होता है आपको, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट दिए जाएं। मान लीजिए कि M1 है वो x1, y1 और z1 पे रखा है, M2 है वो x2, y2 और z2 पे रखा है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखो, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक्स सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास, वाई सी एम और जेड सी एम है। तो एक्स वाई और जेड के मान कैसे निकालेंगे? देखो, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स सी एम का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये करना है। पीछे वाला जो आपको फॉर्मूला था उस YCM इज इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 नहीं, दो ही ऑब्जेक्ट है तो दो ही लेंगे, अपॉन M1 प्लस M2। यदि ZCM निकालना हो तो ZCM एज इट इज हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। दोस्तों यदि आपको दो ऑब्जेक्ट के बजाय तीन ऑब्जेक्ट दिए हों तो तीसरे के कोऑर्डिनेट x3, y3, z3 हो जाएंगे। यहाँ पर M3 x3 आ जाएगा, M3 y3 आ जाएगा, M3 z3 आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, आ जाएगा समझ में। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा 2 किलोग्राम i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप पर रखे हैं। सेंटर ऑफ मास निकालिए। कैसे करेंगे? देखो, 2i कैप 3j कैप k कैप या 2i कैप 3j कैप i कैप 3j कैप और माइनस 2k कैप, ये क्वेश्चन आ जाए। या दूसरा एक क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और देखते हैं। यदि एक ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान 3 किलो है और वो कहाँ पे रखा हुआ है 1,-2,3 तथा दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान 7 किलोग्राम है रखा है 2-3-1 पे, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालिए। दोनों क्वेश्चन हैं, एक ही टाइप के हैं। यदि आई कैप जे कैप 3 कैप आई जे के और यदि सीधे कोऑर्डिनेट दिए जाए, दोनों में आपको सूत्र एक ही अप्लाई करना है। देखो ये वाला सूत्र, यहाँ पे देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2 y2 और z2, समझ रहे हो? यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये z1 और x2 y2 और z2। देखो XCM निकालने के लिए क्या करेंगे, M1 x1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये वाला, इसे 1 नंबर दे देता हूँ मैं, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 1 का M1, यहाँ देखिए XCM निकालना है M1 x1। M1 कितना 5 किलोग्राम, M2 कितना 2 किलोग्राम। तो देखिए M1 x1 5 × 2 प्लस M2 x2। देखिए आई कैप सीधा दिया है तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो 2 × 1, ठीक है। M1 प्लस M2 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 ये कितना आ गया 5, 10 प्लस 2/7 यानी 12/7, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कैसा आ गया, XCM।
इसी तरीके से YCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 2, ये आगे 5 3 15 प्लस 2 3 6 अपॉन 7, 21 अपॉन 7 3। इसी प्रकार ZCM निकालेंगे। ZCM क्या आ जाएगा M1 Z1 5 इंटू 1 प्लस M2 Z2 2 2 4, ये माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो टोटली माइनस 2 2 4 अपॉन 5 प्लस 2, ये आ गया 1 अपॉन 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स कितना आया था आपका, XCM कितना आया था 12/7, यानी 12/7 आई कैप प्लस y कितना आया था 3 j कैप माइनस प्लस 1/7 k कैप, ये आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूले में मान रख के आंसर निकालना है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XCM का क्या हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, देखो M1 3 इंटू x1 कितना 1 प्लस M2 7 x2 2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ओके, 3 प्लस 14 अपॉन 10 1.7। ठीक है, इसी प्रकार YCM दोबारा फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है, M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y1 माइनस 6 प्लस M2 y2 माइनस के 21 अपॉन 10, ये आ जाएगा माइनस के 27 अपॉन 10 इज इक्वल टू -2.7। ठीक, अब ZCM इज इक्वल टू यही फॉर्मूला M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 Z1 3 3 9 प्लस M3 Z3 7 1 7 माइनस का 7 अपॉन 10, ये आ गया 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.2। ठीक, अब देखो X1 आ गया, Y1 आ गया, Z1 आ गया, XCM आ गया, YCM आ गया, ZCM आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1.7 इंटू 2.7 इंटू 0.2। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा शायद, ये अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं इस फॉर्मूले को, कि हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है हमने, XCM निकाला है जब 2 कण दिए गए हो। दोस्तों ये 2 कणों के लिए था, अब अगर 2 से ज्यादा कण हो तो इसके लिए कैसा फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल इजी है, वही फॉर्मूला है, आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। कैसे एक्सटेंड करना है, यदि आपको XCM हमने अभी क्या निकाला था फॉर्मूला कि M1 x1 प्लस M2 x2, यदि आपको n पार्टिकल दे दिए जाए तो क्या होगा, इस प्रकार से Mn xn अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, Mn। इसी प्रकार YCM के लिए क्या हो जाएगा, YCM इज इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस और Mn yn अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस और Mn। ZCM क्या हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस सो ऑन Mn Zn अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2
प्लस mn, बिल्कुल इजी है। यानी m1 m x1 यानी x कोऑर्डिनेट को सबका x कोऑर्डिनेट, जैसे m1 m2 m3 mn जहां पर रखे उनका x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना है, और YCM रखा है तो इसी प्रकार से करने हैं सारे। यदि आपको दो, देखो ये फॉर्मूला जो 3D में लगा था ये 2D में भी लिख सकता है। कैसे? देखो ऐसे, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi लिख सकते हैं, जहां i का मान कहां से कहां करता है, 1 से लेकर के n तक चलता है। i का मान i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन, ये तो आ गया, सॉरी ये तो XCM का मान आ गया, इसी प्रकार YCM का मान आ जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n समेसन mi yi अपॉन समेसन mi, जहां i इज इक्वल टू 1 to n। इसी प्रकार ZCM का मान आ जाएगा समेसन mi zi अपॉन समेसन mi zi। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि i का मान 1 रखेंगे तो m1 x1, यहां पर 1 रखेंगे तो m1 हो जाएगा। यानी नीचे टोटल जितने भी आपको पार्टिकल दिए उनका एडिशन आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। दोस्तों ये फॉर्मूला है, ये 2D के लिए भी अप्लाई हो सकता है। 2D के लिए कई बार आपको दिया जाता है सीधा सीधा, जैसे एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है इस प्रकार से कि m1 है वो रखा है आपका, वो है आपका 2 kg, m2 है वो है आपका 3 kg। ठीक है, m1 के कोऑर्डिनेट 1,2 है, m2 के कोऑर्डिनेट 2,3 है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। XCM क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ z नहीं लिखेंगे है ना। YCM क्या आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ z कोऑर्डिनेट हम नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। बस इस प्रकार से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे आपको समझाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कोई आपको वर्ग दे दिया जाता है इस प्रकार से। ये क्या है, कोई स्क्वायर है, इसकी भुजा है a मीटर, a नहीं लेते हैं, इसकी कोने हैं उन पर द्रव्यमान रखा है, कितना कितना रखा है। मान लो इस पर m द्रव्यमान है, इस पर 2m है, इस पर 3m है, इस पर 4m है। ठीक है, मान लिया। और दूरी है वो 1 मीटर है, समझ रहे हो। स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी है, 1 मीटर। और आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा है कि सेंटर ऑफ मास बताइए इसका कहाँ होगा। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो, या ऐसे भी दे सकता है कई बार आपको कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस पर m द्रव्यमान रखा हुआ है, m 2m जो भी दे दे आपको, m 2m 3m। इसकी भुजा है वो 1 मीटर दे दे या a मीटर दे दिया, मान लो a मीटर दिया है, इसकी भुजा कितनी है, a है, समबाहु त्रिभुज है तो। और आपसे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछेगा। देखो कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। देखो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर ओरिजिन मान लेना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना ओरिजिन है, ये बिंदु अपना ओरिजिन है। इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, उसको मान सकते हो, जो भी आपको मन करे वह मान सकते हो। तो यहाँ पर ओरिजिन माने अगर हम, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगी, x अक्ष आ जाएगी, सॉरी ये x अक्ष हो गई, ये कौन सी होगी, ये y, सॉरी ये x अक्ष होगी, x डैश, और ये कौन सी होगी अपनी y x, y डैश। यदि ये हो तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0,0, समझ रहे हो। और ये 1 मीटर दूरी पर है तो m1 की 2m के कितने आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, 1,0। और इसके अगर 4m की बात करूं मैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0,1, और 3m के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 1,1। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर है तो 1,0, ये यहाँ भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है तो 1,1। ये 1 मीटर है लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0,1 आ जाएगा।
इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, देखो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट XCM, वही बात M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, क्योंकि 4 कण है तो हम M4 x4 तक चलेंगे अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है दोस्तों, M1 x1 0, ये आ गया अपना 0, प्लस M2 x2 ये है, देखो इसे मानेंगे हम x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2, इसे मानेंगे x3 y3 और इसे मान लिया हमने x4 y4। ठीक है, M1 x1 का मान कितना आ गया, दिस इंटू दिस 0, प्लस M2 x2 कितना आ गया 2, प्लस M3 x3 3 1 जा 3, प्लस M4 x4 0, ये 0 है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, ये x4 का मान 0 है तो M कुछ भी हो 0 ही आएगा 0, अपॉन इन सब का एडिशन 1 2 3 3 6 4 10 कितना आ गया 10, ये आ गया 5/10 यानी 1/2। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखो इसी फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं यहां से, x कोऑर्डिनेट अपना आ गया 1/2, ये था अपना XCM। अब निकालेंगे YCM निकालेंगे, देखो M1 y1 M इंटू वाई कितना आया 0, प्लस M2 y2 0 है y2 तो ये भी 0, प्लस M3 y3 3 1 जा 3, प्लस M4 y4 सॉरी, ये है अपना x4, ये है y4, ये है M4 y4 कितना आ गया 4 अपॉन कितना आ गया 1 और 10 7/10, ये क्या आ गया YCM। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7/10 और 1/2, कहीं ना कहीं कहाँ होंगे 1/2 ये रहा, और 7/10 कितना होता है, लगभग 1 से तो कम ही होगा, 1 से कम लगभग मान लो यहाँ पे आएगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1/2 और 7/10, ये आ गया अपना सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, खुद कर लोगे क्या, M1 इसको मान लो, हम इसको ये लो, ये 0,0 पे रखा है, ठीक है, ये a दूरी है तो ये a,0 पे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है, हमने इस पे लंब डाल दिया, ये कितना 90 डिग्री, ये भुजा कितनी a/2 और ये भुजा कितनी, देखो अगर आपको मैं प्रक्षेप में बताऊंगा, चलो वो बाद की बात है, प्रक्षेप में बताऊंगा तो आप सीधा निकाल सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट। बाकी देखो आपको साधारण से साधारण तकनीक बताता हूं, देखो ये कितनी है a, ये कितनी है a/2, तो ये निकाल सकते हैं ना इतनी लंबाई कितनी होगी, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये क्या है लंब स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर माइनस सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है अपना। देखो कर्ण कितना a, लंब चाहिए हमें, कर्ण a दिया है तो a स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया a/2 का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर, L स्क्वायर आ गया, L स्क्वायर का मान कितना आ गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 या 3a स्क्वायर बाई 4, ये L का मान आ गया अपने पास, इसका रूट L का मान आ गया 3/2 इंटू a, यानी इसका मान, इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, इसका कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है हमें a/2 है ना, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3m का x कोऑर्डिनेट हो गया a/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये लंबाई √3/2a, ठीक है। m1 के कोऑर्डिनेट 0,0, m2 के कोऑर्डिनेट a,0, m3 के कोऑर्डिनेट a/2 अपॉन √3a/2, उसी प्रकार से वही फॉर्मूला लगाना है XCM के लिए M1 x1,
M2X2, ठीक है। YCM के लिए Y1 M1 Y1 प्लस M2 Y2, नीचे क्या आ जाएंगे M1 प्लस M2, बोलो हो जाएंगे। बिल्कुल लीजिए, एक क्वेश्चन और करो, प्रैक्टिस करो जितने ज्यादा, थ्योरी में कुछ नहीं है, थ्योरी बिल्कुल इजी सी है, प्रैक्टिस करोगे उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करने पर ही आपका बेड़ा, क्या है कि हम कुछ नया सीखेंगे प्रैक्टिस करने पर ही, अन्यथा थ्योरी तो हम पढ़ते आ रही हैं बचपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि एक नहीं, क्वेश्चन इस प्रकार से लिखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बंध की लंबाई कार्बन मोनोऑक्साइड के बंध की लंबाई 1.1 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन परमाणु से सेंटर ऑफ मास की स्थिति बताइए, लोकेशन बताइए, दूरी बताइए, कुछ भी लिखो आप, स्थिति बताइए। कर सकते हो ना ऐसे? देखो करवा देता हूं ये सवाल, तो फिर आप एक खुद से कर लेना। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखना है दूसरा, सॉरी पहले करवा देता हूं। पहले देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के बंध की लंबाई, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो शुरू में करवाया था आपको, सबसे पहले करवाया था। ये कार्बन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। मान ले इनके बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड की लंबाई क्या है 1.1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। कार्बन परमाणु, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हमें पता है ना 12। इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16, बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया। 1.1 एंगस्ट्रॉम है, ये 12 है, ये 16 है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। और हमें ये पूछिए दूरी D1, है ना। तो D1 का मान कैसे निकालते हैं, इसे मान लेते हैं M1, इसे मान लेते हैं M2। तो कैसे निकालते हैं D1 का मान, जो शुरू वाली क्लास थी अपनी पहली, इससे पहले वाली क्लास, उसमें सीखा था हमने कि D1 निकालने के लिए M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या करते हैं D। M1 का मान कितना, M2 का मान 16 अपॉन M1 प्लस M2 12 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया ये 28 इंटू 1.1। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 लिखो तो ठीक है, अन्यथा एंगस्ट्रॉम लिख दो आप सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इनको 4/7 इंटू 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया 4.4 अपॉन 7 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बस इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह देकर के आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा किया है, कुछ नहीं है, ठीक है। कर लोगे ऐसे। अब एक सवाल है सेंटर ऑफ मास पे, जो पिछली बार आया था। वो क्वेश्चन पिछली बार का पेपर, पिछली बार कौन सा आया था, एक सवाल आया था पिछली बार। एक सवाल इस प्रकार से आया था, देखो कौन सा क्या सवाल था। सवाल ये था कि M1 और M2 के दरमियान कितनी दूरी है, D दूरी है, ये सवाल था। M1 और M2 के बीच D दूरी है, यदि M1 को D1 विस्थापित कर दिया जाए, M1 को D1 विस्थापित कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास, सॉरी इस प्रकार नहीं था शायद क्वेश्चन इस प्रकार था कि यदि M1 को D1 विस्थापित कर दिया जाए तो M2 को कितना विस्थापित करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज न हो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज न हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कहने का मतलब ये है कि M1 और M2 है वो D दूरी पर रखे हुए हैं। देखो इस प्रकार से, ये M1 हो गया अपना, ये M2 हो गया, ये D दूरी पर रखे हुए हैं, ये D दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, देखो इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये कह रहे हैं M1 को D विस्थापित कर दिया, मान लो M1 को D इधर ले गए, हम यहां ले गए, कितनी दूरी पर ले गए, D1 विस्थापित कर दिया,
ठीक है। तो M2 को कितना विस्थापित करें कि सेंटर ऑफ मास यहीं बना रहे, मान लेते हैं x विस्थापित कर देते हैं इसको, हमें x का मान चाहिए, समझ रहे हो भाई। M1 को हम उठा करके यहाँ ले आए, इस कंडीशन पे ले आए, यहाँ पे ले आए, D1 विस्थापित कर दिया, तो M2 को कितना विस्थापित करें कि सेंटर ऑफ मास यहीं बना रहे। देखो पहले विस्थापित नहीं किया था, तब देखो क्या होगा, विस्थापित नहीं किया था ना, यहाँ पर था पहले सेंटर ऑफ मास, हमने विस्थापित नहीं किया तो इसकी लोकेशन क्या थी। देखो मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, ये दूरी है अपनी डी तो आई है कैपिटल डी, मान लेते हैं ये दूरी कैपिटल डी है, D1 है, ये दूरी कैपिटल D2 है, बोलो ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ, देखो विस्थापित नहीं किया, शुरू वाली कंडीशन है, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है कि M1 और M2 रखे हुए हैं, और M1 और M2 रखे हुए हैं D दूरी पर, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। उसकी लोकेशन देखो कैसे लिखेंगे हम, M1 D1 इज इक्वल टू लिखेंगे M2 D2, बोलो जब हमने विस्थापित नहीं किया था तब यही था D1 और D2। अब हमने क्या किया, देखो अब हमने विस्थापित कर दिया इसको, D1 विस्थापित कर दिया इधर, तो हम इसको कितना विस्थापित करेंगे। देखो अब हमने ये एक नंबर, अब हमने D1 की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इधर किसका दिया इसको, तो M1 D1 माइनस D1, बोलो ये बात समझ में आई भी। हमने क्या किया, M1 को इधर किसका दिया, कितना किसका दिया, D1 किसका दिया, ठीक है, M1 को D1 इधर किसका दिया। अब इसको भी कितना किसकाएंगे, देखो ये इक्वेशन समझ रहे हो कहाँ से आई है, ये आई है मोमेंट मास मोमेंट से, द्रव्यमान आघूर्ण से। शुरू में आपको बताया था जब द्रव्यमान की जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, ये फॉर्मूला याद है क्या आपको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था वो फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं हम, यानी मोमेंट आघूर्ण क्या कर रहे हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2 कर रहे हैं हम यहाँ, Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है, ये कर रहे हैं M1 D1 M2 D2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं M1 D1 M2 D2। अब देखो M1 को D1 को इधर विस्थापित कर दिया, अब हमने M2 D2 को मान लीजिए M2 को कितना विस्थापित कर दिया, हमने X विस्थापित कर दिया, इस X का मान हमें चाहिए, इस X का मान चाहिए, ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। अब देखो इन दोनों समीकरणों से हमें X का मान निकालना था, है ना, वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो किस प्रकार से आएगा, M1 को D1 से मल्टीप्लाई करो, M1 D1 माइनस M1 स्मॉल D1 इज इक्वल टू M2 कैपिटल D2 माइनस M2 और X। हमें X का मान चाहिए तो X को इधर ले आते हैं, बाकी को इधर ले जाते हैं। M2 X इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, ये अपनी जगह पर पड़ा है, M2 D2, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा M1 स्मॉल D1, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस M1 और कैपिटल D1, ठीक है। अब हमें पता है M1 और कैपिटल D1 और स्मॉल M2 और कैपिटल D2, ये दोनों मान क्या है, इक्वल, ये और ये दोनों मान क्या है, बोलो इक्वल है ना, ये दोनों मान इक्वल है, तो इसमें से ये गया 0 बचेगा, ये कैंसिल हो गए, ये क्या बच गया M1, तो M2X क्या आ गया, M1 D1, X का मान क्या आ गया, M1 अपॉन M2 इंटू D1, ठीक है। ये था अपना, ये आंसर आएगा अपना कि कितना विस्थापित किया जाए। देखो दोबारा देखो आप सवाल को कि M1 और M2 पड़े हैं, पड़े नहीं, रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर, D दूरी पर रखे हुए हैं, और हमने M1 को D1 विस्थापित कर दिया। अब M2 को कितना विस्थापित करें, मान लीजिए कि X विस्थापित करें तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था, M1 मान लेते हैं D1 दूरी पर था, देखो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, और ये दूरी D1 थी और ये कैपिटल D2 थी, ठीक है। तो इसका हमने क्या लिखा, मास आघूर्ण लिखा, यानी द्रव्यमान आघूर्ण लिखा, तो M1 D1 M2 D2। यदि ये आपको याद नहीं है तो ये फॉर्मूला तो याद होगा, M1 D1 M2 D2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करती है, सेंटर ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। अब हमने इसको इधर विस्थापित कर दिया, कितना, D1, तो M1 D1 माइनस D1 हो जाएगा। अगर M2 को हमने माना X विस्थापित किया तो माइनस X कर दिया, भी D2 में से कुछ X कम हो गई ना, ये रख देंगे, इन दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा, और लास्ट में X का मान आ गया। ये पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, अब की बार इजी आएगा,
क्यों आएगा इजी? क्योंकि हर बार ये ना देखो, एक तो होता है सीधा प्रैक्टिकली बेस्ड, एक होता है थ्योरेटिकल बेस्ड। अगर एक बार थ्योरेटिकली आ गया तो अब की बार प्रैक्टिकली आएगा। अब की बार आपको 5 किलो 2 किलो जितना भी है द्रव्यमान देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। तो आने की संभावना है, बाकी आ तो कुछ भी सकता है, क्या पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इस यदि वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।